पुलवामा में शहीद मेजर विभूति की पत्नी बनी लेफ्टिनेंट। पति की विदाई देते वक्त खाई थी कसम। निकिता बतौर लेफ्टिनेंट सेना में हुई शामिल। उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। ध्वनि प्रदूषण पर सरकार हुई सख्त। 1,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, मनमाने रुपए वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर करें कार्रवाई। महानगर कांग्रेस ने केंद्र सरकार का फूंका पुतला। कहा, बीजेपी सरकार लोकतंत्र में नहीं रखती विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। 18 फरवरी 2019 को एक सैन्य अभियान में शहीद हुए मेजर विभूति डौंडियाल की पत्नी निकिता डौंडियाल बतौर लेफ्टिनेंट अधिकारी के तौर पर सेना में शामिल हो गई हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज 29 मई को आयोजित पीओपी में उन्होंने सेना की वर्दी पहनी है। बता दें कि देहरादून निवासी मेजर विभूति डौंडियाल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गई थे और उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नी निकिता ने पति के सपने को पूरा करने के लिए सेना में जाने का मन बनाया। निकिता ने दिसंबर 2019 में इलाहाबाद में वुमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा दी थी और जिसमें वह पास भी हो गई थी और इसके बाद चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से निकिता को कॉल्स लेटर भी आया और ट्रेनिंग पूरी कर निकिता आज ओटीए की पासिंग आउट परेड में बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक रूप से सेना में शामिल हो गई हैं। Everyone, the journey has been marvelous and I believe my journey has just started. The last 11 months has made me learn so many things in my life, and I would like to thank everyone who have kept faith on me, my mother-in-law, my mother, and all those who have been part of the journey. I probably would not have done without you guys. And I would just like to say that the way you have kept faith on me, that have made my journey easier. And I just would like to end with saying that everyone, please have faith in yourself. There's absolutely nothing that can stop you from achieving what you have aimed for. Just have faith. जय हिंद। उधर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए डीएम, सीएमओ और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा है कि जिले की पूरी टीम ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सराहनीय कार्य किया है और इसी तरह तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए और सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने सीएमओ को कोरोना संक्रमितों से इलाज के लिए मनमाना रुपए वसूलने वाले निजी अस्पतालों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए और इसके साथ ही कहा कि जिन लोगों ने संक्रमण के दौर में अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित भी किया जाए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अपने माता पिता को अथवा लीगल गार्जियन को कोरोना महामारी के कारण खोया है, उन बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। इसमें गार्जियन या केयरटेकर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी उनके गार्जियन को या उनके केयरटेकर को। दूसरा, 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या उनका कोई अभिभावक नहीं है,
ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित हैं बाल गृह, उनमें उनके संरक्षण की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था होगी। वर्तमान में 5 ऐसे बाल संरक्षण गृह प्रदेश के अंदर संचालित हैं, जिनमें इन बच्चों की हर प्रकार की सुविधा, उनकी सुरक्षा, उनके लालन पालन की पूरी व्यवस्था सरकार उठाती है, जिसमें मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और रामपुर में है। अवयस्क बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, ऐसे अवयस्क बालिकाएं जो प्रदेश के अंदर होंगी, उनको भारत सरकार के द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, क्योंकि आवासीय विद्यालय इनमें, अथवा प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह बालिका में, जो प्रदेश में वर्तमान में 13 ऐसे गृह हम लोग बालिका गृह संचालित कर रहे हैं, अथवा हम लोग प्रदेश में 18 ऐसे अटल आवासीय विद्यालय संचालित करने जा रहे हैं। उन सब में उनको पूरी निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा ऐसे बालक और बालिकाओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। चौथा, ऐसी बालिकाओं की शादी के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है या लीगल गार्जियन को खोया है, ऐसी बालिकाओं के लिए राज्य सरकार शादी ब्याह के लिए 1,01,000 रुपए की राशि उस बालिका की शादी पे खर्च करेगी, उस राशि को उपलब्ध कराएगी। और स्कूल में पढ़ने वाले या व्यावसायिक कोर्स करने वाले ऐसे सभी बच्चों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना के कारण अपने पेरेंट्स को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, उन बच्चों को हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से लैपटॉप या टैबलेट की व्यवस्था भी उन बच्चों के लिए कराएंगे, जिससे कोरोना से उनका बचाव होने के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा के लिए उनको भी वर्तमान व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये 5 प्रकार के निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अनाथ हुए या उन बच्चों के लिए व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। यह योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के रूप में संचालित होगी। इसकी पूरी गाइडलाइन विस्तृत रूप से प्रदेश सरकार बनाने जा रही है और इस योजना के अंतर्गत उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, अपने अभिभावक को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, और उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि राज्य सरकार की पूरी संवेदना उन सभी लोगों के प्रति है जिनके किसी निकट संबंधी का, प्रियजन का दुखद मौत इस महामारी के कारण हुआ है। उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन सभी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार उनको हर प्रकार का संरक्षण देगी, हर प्रकार की सुरक्षा देगी, और इसीलिए राज्य सरकार ने यह व्यवस्था यहां पर उन लोगों के लिए आज इस प्रकार की 5 प्रकार की घोषणाएं उन लोगों के लिए की हैं, जिससे उन सभी बच्चों को हम लोग व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। धन्यवाद। तो उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में एलोपैथिक चिकित्सक देवता स्वरूप कार्य कर रहे हैं। उनका आदर सम्मान होना चाहिए, न कि उन्हें अपशब्द कहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एलोपैथिक चिकित्सकों की अथक मेहनत, निस्वार्थ सेवा और कार्य का ही परिणाम है कि देश में करोड़ों कोरोना संक्रमित की जान की रक्षा हो पाई है। और इन चिकित्सकों ने अपनी निस्वार्थ सेवा और कार्य से इन लोगों के प्राण की रक्षा की है और अस्पताल से सुरक्षित घर पहुंचाया है। उन्हें गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए
इलाज को अपने घर परिवार से दूरी बनाकर महीनों इनके बीच में रहना और उनका सफल इलाज करना, यह इनकी सेवा भावना को दर्शाता है। और चिकित्सकों ने आम मरीजों की प्राण रक्षा के लिए अपने परिवार और स्वजनों की चिंता को दरकिनार कर दिया है। तमाम ने इस कारण अपनी जान की परवाह भी नहीं की है और ऐसे चिकित्सकों को उनका नमन। आयुर्वेद बनाम एलोपैथिक को लेकर चल रहे विवाद पर श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि आयुर्वेद की महानता अपनी जगह पर एलोपैथी भी कारगर है और वर्तमान समय का अचूक इलाज है। ऐसे में किसी को एक दूसरे को कमतर नहीं आंकना चाहिए और कमजोर भी नहीं कहना चाहिए। उनके साधकों को गलत ठहराना, उन्हें अपशब्द कहना अनुचित है, वह इसे सही नहीं मानते। श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि योग गुरु बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इन दिनों एलोपैथी की लेकर या एलोपैथिक चिकित्सकों को लेकर वह अपने जो विचार प्रकट कर रहे हैं उनसे वह कतई सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि एलोपैथिक चिकित्सकों को निरादर करना, उन्हें गलत ठहराना कहीं से भी उचित नहीं है। वह सभी चिकित्सकों का सम्मान करते हैं, कोरोना काल में उनकी सेवा भावना को आदर करते हैं। चिकित्सकों ने आम जनता के हित में उनकी प्राण रक्षा को बेहतर कार्य और परिणाम दिया है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव को चुनौती दी है कि आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को पतंजलि की दवाओं से एलोपैथी अस्पतालों में ट्रीटमेंट के बारे में बहस करने के लिए कहा है। आईएमए ने उनसे पूछा है कि कौन से एलोपैथिक अस्पतालों ने इलाज के लिए पतंजलि की दवाएं दी हैं। इस बाबत आईएमए ने बाबा रामदेव को सार्वजनिक रूप से पैनल डिस्कशन के साथ बहस के लिए चुनौती दी है। बता दें कि बाबा रामदेव ने एक टीवी डिबेट में दावा किया था कि एलोपैथिक अस्पताल में भी कोरोना इलाज के लिए पतंजलि की दवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे और अब उस पर आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव से पूछा है कि उस अस्पताल का नाम बताएं जहां कोरोना के इलाज के नाम पर पतंजलि की दवाएं दी गई हैं। बाबा रामदेव साधकों के साथ प्रतिदिन योग शिविर लगाते हैं और योग शिविर में बाबा रामदेव बीते 3 दिनों से ड्रग्स माफिया का भ्रमजाल बनाम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से रोगों को स्थायी समाधान मुहिम चला रहे हैं। और इसी दौरान शुक्रवार को उन्होंने कहा कि एलोपैथी तो 2 साल पुराना बच्चा है, योग और आयुर्वेद से बीमारियों का स्थायी समाधान है। तो उधर बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए अनशन पर बैठे मौनी बाबा ने अब अन्न के साथ ही जल त्यागने का निर्णय लिया है। मौनी बाबा ने कहा है कि यदि प्रशासन और देवस्थानम बोर्ड ने साधु संतों को बद्रीनाथ धाम के दर्शनों की अनुमति नहीं दी तो वे जल का त्याग कर देंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बद्रीनाथ धाम के दर्शन की मांग पर अड़े 2 साधु धाम में अपने अपने आश्रमों में 23 मई से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और शुक्रवार को 6वें दिन भी उनका अनशन जारी रहा। अपने आश्रम में अनशन कर रहे मौनी बाबा ने एक ऑडियो सार्वजनिक कर कहा है कि यदि प्रशासन व देवस्थानम बोर्ड की ओर से साधु संतों को बद्रीनाथ धाम के दर्शनों की अनुमति नहीं दी गई तो वे जल का त्याग भी कर देंगे। उन्होंने कहा कि धाम में साधु संत गुरु परंपरा से बंधे हुए हैं, वे यहाँ साल भर तपस्या करते हैं। वे स्वयं नागा सन्यासी हैं और बद्रीनाथ धाम में 30 सालों से तपस्या करते रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के बाद ही वे अन्न ग्रहण करते हैं। कोरोना गाइडलाइन के चलते यात्रा स्थगित है, लेकिन धाम में रह रहे साधुओं को दूर से ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने की अनुमति दी जाए। तो उधर योग गुरु बाबा रामदेव का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। दरअसल अब पतंजलि ग्रुप के गुरुकुलम में पढ़ रहे छत्तीसगढ़ के 4 बच्चों को अभिभावकों को सौंपे जाने के एवज में प्रति छात्र 50-50 हजार रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में मांगने का आरोप लगा है। जिलाधिकारी सी रविशंकर के हस्तक्षेप के बाद बच्चों को अभिभावकों के सुपुर्द किया गया। अभिभावकों की ओर से पत्र में कहा गया था कि 4 बच्चों का पतंजलि फेज 2 गुरुकुलम हरिद्वार स्थित वैदिक कन्या गुरुकुलम में 5 अप्रैल को प्रवेश कराया गया था। 2,25,000 रुपए जमा करने के साथ बच्चों को एलकेजी पहली और 6वीं कक्षा में पढ़ाई के लिए गुरुकुलम परिवार को सौंप दिया गया। अभिभावकों का कहना है कि पारिवारिक दिक्कतों के चलते 26 मई को बच्चों को वापस लेने पतंजलि पहुंचे और आरोप है कि 27 अप्रैल को गुरुकुलम प्रबंधन की ओर से चारों बच्चों को छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए पुनः सिक्योरिटी मनी के रूप में मांगे गए। शिकायत पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। महानगर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की इंटरनेट मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मंशा का कड़ा विरोध करते हुए पुतला फूंका है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस जन राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एकत्रित हुए और अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र अपनी नाकामियों व विफलताओं को छिपाने के लिए इंटरनेट मीडिया पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रहा है, जो कि आमजन के अधिकारों का हनन है। भाजपा सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, वह अपनी नाकामियों को छिपाकर देश की जनता के साथ छल करना चाहती है
और भाजपा सरकार देश के ज्वलंत मुद्दों पर संवाद नहीं करना चाहती, बल्कि तानाशाही से हक की आवाज उठाने वालों को रोकना चाहती है। यह रवैया बेहद चिंताजनक है। इंटरनेट मीडिया पर अंकुश भाजपा सरकार का कदम गैर जरूरी व अलोकतांत्रिक है। केंद्र ने संविधान व लोकतंत्र की पवित्र भावनाओं को हत्या करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का विधानसभा भारत के संविधान और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर पूर्ण विश्वास है। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार सविता, सोनकर कमल बोहरा, डॉक्टर प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार भी लगातार प्रयत्नशील है, तो वहीं डॉक्टरों द्वारा भी लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं। और कोरोना को लेकर सीनियर फिजिशियन डॉक्टर संजय शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो 90 लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनको कोविड या कोरोना हो गया था। और जो बाकी लोग हैं, किसी न किसी कारण, किसी को खांसी या सांस फूलना या बुखार होना या पेट में दर्द या एलर्जी, ये सब भी इसके सिम्टम्स हैं जो सेकेंड वेव में ज्यादा मिले। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सारे लोगों ने इतनी ज्यादा जानकारी दे दी है कोरोना के बारे में, तो उम्मीद है हमारी जो जनता है उसको आगे से अपने आप को बचाव के लिए ज्यादा सक्षम रहेगी। इनमें से मैं कुछ चीज ये बताना चाहूंगा। पहले हफ्ते में अगर बुखार है या खांसी है या एलर्जी है, तो हमें सिंपल अपना स्पंजिंग करनी है, पानी या तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ानी है और पैरासिटामोल की कम से कम मात्रा में अपने आप को ठीक करना है। बुखार के लिए मैं हमेशा से बोलते आया हूं, जो मेरे पुराने मरीज हैं उनको पता है कि स्पंजिंग और पानी पीने से ज्यादातर लोगों का बुखार ठीक होता है। पैरासिटामोल 250 मिलीग्राम की गोली से हम लोग नियंत्रण कर लेते हैं बुखार पे। कुछ ही सिंपल टेस्ट होते हैं जो हमें इंडिकेट कर देते हैं कि आपको कोविड के लक्षण हैं, नहीं तो सामान्य ज्यादातर लोग अपने आप ही घर में बैठे बैठे ठीक हो जाते हैं। और जिनको अस्पताल में रह के भर्ती होकर जरूरत पड़ती है, उनको फिर देखना होता है कि उनकी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या बाकी जो रोग हैं वो अगर नियंत्रण में है तो कोविड से उनको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता है। तो अपना ध्यान दीजिएगा। तो चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नौगांव खाल में कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर तथा थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराए गए हैं। आशा आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं घर घर जाकर लोगों की जांच करेंगी और इस दौरान यदि किसी में भी कोरोना के लक्षण पाए गए तो उसकी सूचना तुरंत निकट के स्वास्थ्य केंद्र अथवा चिकित्सक को देंगी और सूचना मिलते ही चिकित्सक तुरंत उपचार करेंगे। परम सम्मानित अपने उत्तराखंड के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी, सुयश जी और मोइना जी हमारे मध्य विराजमान हैं। वो भी लगातार पिछले साल भी हमारे बीच में यहाँ पर कोविड काल में उपस्थित रहे हैं। माननीय महाराज जी के द्वारा अपने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौखाल के लिए 6 लाख रुपए लैब के लिए जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमारे इस क्षेत्र की जनता को 21 रोड पोखरा वालों को लैब टेस्टिंग के लिए जो है ना ही बंगाट जाना पड़ेगा और ना ही जो है पौड़ी जाना पड़ेगा। लैब टेस्टिंग का काम भी यहीं पर जो है शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त महाराज जी के द्वारा आज जो यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्टर वगैरह दिया गया है, यहाँ पर माननीय महाराज जी का अपने विकास खंड की ओर से जो है हार्दिक अभिनंदन। अपने मंत्री जी ने जो कंसंट्रेटर की सुविधा अस्पताल को दी है, उसके लिए अस्पताल उनका हमारे प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज, उनके साथ उनके सुपुत्र सुयश जी और मोइना जी, आपका इस मंडल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आप इन विषम परिस्थिति में भी
क्षेत्र की जनता के बीच में निरंतर बने हुए हैं। हमारे बीच हमारे ब्लॉक प्रमुख श्रीमान पांथरी जी, पोखरा मंडल के अध्यक्ष और उनके साथ आए समस्त वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारीगण, इस स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के समस्त स्टाफ, आप सभी का आभार कि आप सभी लोग अपनी सेवाएं निरंतर यहाँ पर दे रहे हैं। और विशेषकर माननीय महाराज जी का इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप पिछले वर्ष और इस वर्ष भी निरंतर जो है जनता की सेवा में लगे रहे। और मैं समस्त अपने एकेश्वर मंडल की ओर से आपका हार्दिक आभार। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यहाँ नौगांव साल के हॉस्पिटल को दे रहा हूँ। इसके साथ साथ यहाँ आशा माताओं को हम जो है ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर यहाँ प्रदान करेंगे, ताकि वो गांव-गांव में जाती हैं और सबका टेम्परेचर लेकर के, सबकी पल्स लेकर के और ऑक्सीजन की क्षमता को लेकर के जांच करें। और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जब टीम जाती है तो आप जांच कराएं, कोरोना से भागे नहीं। बीमारी के भागने से बीमारी खत्म नहीं होती, बीमारी बढ़ती है और बिगड़ जाती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मास्क लगाए रखें, देह दूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करते रहें। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वैक्सीन आ रही है, उसका उपयोग करें, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि हम वैक्सीनेशन को लगाएं। तो मैं ये समर्पित कर रहा हूं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। इसके साथ साथ जो भी कमी पड़ेगी वो औषधियों की, किसी भी चीज की, उसको हम हल कराएंगे। तो यहाँ की जो लोग हैं उनके देहरादून में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की मांग को लेकर मरीजों के परिजनों ने शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हंगामा किया। विरोध बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। सीएमओ ने लोगों को समझाया कि अभी इंजेक्शन नहीं पहुंचे हैं, जैसे ही इंजेक्शन मिलेंगे वह अस्पतालों और मरीजों के परिजनों को नियमानुसार वितरित कर दिए जाएंगे। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सीएमओ के उच्चाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों से वार्ता के बाद जल्द इंजेक्शन उपलब्ध कराने के आश्वासन पर परिजन शांत हुए। तो वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से नैनीताल हाईकोर्ट ने डीडीए उपाध्यक्ष से नगर आयुक्त देहरादून को मसूरी की तलहटी में फुटहिल पॉलिसी के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से किए जा रहे निर्माण से संबंधित रिपोर्ट 9 जून तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। और कोर्ट ने पूर्व में इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जिस पर रिपोर्ट पेश न करने पर नाराजगी भी व्यक्ति जाहिर की थी। और मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी रेनू पॉल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मसूरी की तलहटी में अवैध निर्माण किया जा रहा है। और हाईकोर्ट ने 30 डिग्री से अधिक ढाल पर बने निर्माण को उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ होने के कारण निर्माण को सील करने के निर्देश दिए थे। तो उधर पंतनगर के नगला बाईपास स्थित वेलकम रेस्टोरेंट के पीछे जंगल के क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी की तो पता चला कि शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे गांव के कुछ लोग बकरियां चराने नगला बाईपास के जंगल की ओर गए थे, जहां उन्होंने खून से लथपथ एक युवक को अचेत अवस्था में पड़े देखा। युवक के सिर में कई गहरे घाव मौजूद होने से मृतक का काफी खून बह चुका था और जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तरीके से क्या जांच पुलिस कर रही है और क्या किस तरीके की बातें सामने खुल कर रही है? इसमें एक सूचना आई थी थाने पे, गोपालपुरी नामक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको घर पे लाके उन्होंने इसका शव रखा था। तो मौके पे पुलिस आई तो थोड़ा बॉडी देखने में सस्पेक्टेड लग रही है, तो इसलिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। पंचायतनामा मौके पे भर लिया गया है, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृतक का आपराधिक इतिहास भी रहा है कुछ? जैसा कि अभी प्रकाश में आया, सुनने में आया, मृतक का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, बाकी उसके लिए जांच की जाएगी। पुलिस इसको किस नजरिए से देख रही है? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करेंगे, फिर उसी के बाद बता पाएंगे। परिजन क्या कह रहे हैं इसमें? परिजनों को तो कहना है कि वो घर से गया था और शायद कुछ रोड के किनारे गिरा है और उसको चोट लगी, एक्सपायर कर गई। बाकी अब पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी फिर उसी के बेस पर हमारी जाँच आगे बढ़ेगी। एनजीटी के लगातार सख्त रुख के बाद उत्तराखंड में ध्वनि प्रदूषण पर डंडा चलाने को सरकार आखिरकार राजी ही हो गई। तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल ने ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखकर शांत आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों का अधिसूचित करने का पर मुहर लगा दी है। इन क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन होने पर 1000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं कोविड-19 महामारी के दौर में आमजन को राहत दी गई है। राष्ट्रीय एवं राज्य खाद्य योजनाओं के तहत
23 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 2 किलो चीनी बाजार से सस्ती दर पर दी जाएगी और 3 माह यानी जून से अगस्त तक 25 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी राशन कार्ड धारकों को मिलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में 12 बिंदुओं पर फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड में अब ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती बरती जाएगी। मंत्रिमंडल ने इसके लिए नियम तय कर दिए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। लगातार नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी B16172 वेरिएंट की वजह से हो रही है। जानकारों का मानना है कि नया वेरिएंट उत्तराखंड में तीसरी लहर का खतरा पैदा कर सकता है। एक डराने वाली बात यह भी है कि अच्छे वैक्सीन कवरेज के बाद भी ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। उत्तराखंड में अब तक 3.8 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जो वहां के युवा आबादी का 70% और कुल आबादी का 58% है। वहीं 2.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। ऐसे में 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि क्या वैक्सीन भी कोरोना को रोकने में नाकाम है, और दूसरा ये कि क्या वैक्सीनेशन पिछली लहरों की तुलना में इस लहर को अलग बना सकता है। उत्तराखंड के अस्पतालों में मरीजों को भर्ती होने की संख्या बढ़ने लगी है। वहां नए वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। पूरे उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 20% बढ़ गई है और नॉर्थ वेस्ट में यह आंकड़ा 25 है और स्कॉटलैंड के कई इलाकों में इससे भी ज्यादा। स्कॉटलैंड की NHS अस्पताल के डॉक्टर अविरल वत्स का कहना है कि लॉकडाउन खोलने की वजह से केस बढ़ने की आशंका पहले से ही थी और जून में आखिरी फेज अनलॉक होगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 52 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जबकि 1942 मरीज मिले हैं। वहीं 7028 मरीजों को ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,25,425 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 35,653 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। देहरादून जिले में 421 कोरोना मरीज मिले हैं और अब तक प्रदेश में 6,251 मौतें हो चुकी हैं। इसके साथ ही देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में पूर्व में हुई 8 मरीजों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट भी मिली है। वहीं अब तक 2,79,516 मरीज कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं, जबकि संक्रमितों की तुलना में ज्यादा मरीज स्वस्थ होने से रिकवरी दर बढ़ रही है और सक्रिय मामले कम हो रहे हैं। वहीं वर्तमान में रिकवरी दर 85.89% है और जबकि 33,994 सक्रिय मरीजों का उपचार अभी भी चल रहा है। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के अन्य जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा, जिसकी जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक रोहित थपालीवाल ने बताया कि आज विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत जनपदों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य सभी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और साथ ही तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। खासकर पर्वतीय इलाकों में बादलों ने डेरा डाल दिया है और रविवार को कई जगह तड़के तेज आंधी के साथ ही बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज से 4 दिन तक पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राज्य में पिछले कुछ दिन से चटक धूप खिलने के कारण तापमान में इजाफा हुआ है और खासकर मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी महसूस की जा रही थी और अब शुक्रवार को मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। कई इलाकों में आंशिक से लेकर मध्यम बादल छाए रहने की आशंका है। तड़के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है और इसके अलावा अरब सागर से उठने वाले चक्रवात के प्रभाव के चलते रविवार से 4 दिन तक प्रदेश में बारिश के आसार बने रहेंगे। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका जताई जा रही है। पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने की संभावना है और इसके अलावा मैदानी इलाकों में तेज हवा चल सकती है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।